Battle Through the Heavens God the Flame Emperor Episode 1301 Frozen Blood। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इतनी हार्डबोन निकलेगी। बिंगलिंग ने उस सायान ईगल को देखते हुए कहा जो सीटी जैसी आवाज के साथ हमला कर रहा था, और उसके दिल में थोड़ा बोझ सा महसूस हुआ। आखिर यूरान रान सिर्फ छोटे से ये चैंग से आई थी। ये चैंग का स्टेटस थंडर सिटी की 8 बड़ी फोर्सेस के सामने बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट था, इसलिए नेचुरली उसने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। ओरिजिनली उसका प्लान सिर्फ यूरान रान का माइंड डिस्टर्ब करना था कुछ बातें बोलकर, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी और सीधा इतना टायरानिकल अटैक कर देगी। हेवनली आइस शील्ड। बिंगिंग ने यूरान रान के अटैक को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं की। मिल्की वाइट बैटलची धीरे धीरे उसके बॉडी से निकलने लगी और एक इंस्टेंट में उसके बॉडी के अराउंड आइस से बने 10 डिफेंस शील्ड्स खड़े हो गए। विंड एट्रीब्यूट की विंडिक्टिवनेस की स्पीड बहुत ही टायरानिकल होती है जो दूसरे एट्रीब्यूट्स मैच नहीं कर सकते, लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो विंड एट्रीब्यूट की ये टेरिफाइंग स्पीड एक रियल किलिंग मूव बन सकती है। ऑब्वियसली यूरान रान का विंड एट्रीब्यूट पर अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच चुका था। बूम! सायान ईगल ने बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई। उसकी टेरिफाइंग ईगल क्राई लगातार गूंज रही थी और ईगल क्लॉज सीधा आइस मॉजुलियम की तरफ झपटे। बैंग बैंग बैंग! बिंगिन ने 10 आइस डिफेंसेस लगाए थे, लेकिन उनमें से 8 शील्ड सीधा डिस्ट्रॉय हो गए। तब जाके सायान ईगल की एनर्जी रुक पाई। ये औरत बहुत स्ट्रांग है। बाहर खड़े लोगों का ग्रुप बिंगलिंग को डिसएडवांटेज में देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगा। आज बिंगलिंग आइस सोल हॉल का डिसाइपल था। उसकी स्ट्रेंथ और टैलेंट किसी छोटे ये चैंग से कंपेयर नहीं की जा सकती थी, लेकिन सच उनके सामने था, चाहे वो मानना न चाहें। ये औरत सिंपल नहीं है। फील्ड के बाहर खड़ी ल्यू कियांग ने सीधा कहा। उसकी आंखों से वो यूरान रान के बॉडी से निकलती शार्प ऑरा को क्लियरली महसूस कर सकती थी। काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इस आइस मॉजुलियम की स्ट्रेंथ इससे काफ़ी ज़्यादा है। दू किफाई भी मुस्कुराकर बोली। स्वॉर्ड फॉर्जिंग थंडर वैली की डॉटर होने के नाते वो 8 बड़ी फोर्सेस के यंगर जनरेशन से लड़ चुकी थीं और उनकी पावर को जानती थीं। लगता है मैंने तुम्हें सीरियसली अंडर एस्टिमेट कर दिया। बिंगलिंग ने हाथ हिलाया और बचे हुए दोनों आइस डिफेंसेस को भी हटा दिया। फिर उसने यूरान रान की तरफ डार्क आइस से देखा, जैसे उसे सीधा निगल जाना चाहता हो। तुमने मुझे नीचा समझा है और इसका प्राइस तुम्हें बहुत पेनफुल तरीके से चुकाना पड़ेगा। यूरान रान आसमान में हल्का सा ऊपर खड़ी होकर बोली। चिंता मत करो, तुम मेरी फुल पावर के लायक हो। मुझे उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। बिंगलिंग के बोलते ही मिल्की वाइट आइस एट्रीब्यूट ऑरा उसके बॉडी में अचानक भर गया। जैसे ही ये ऑरा फैला, पूरे माउंटेन रेंज का टेम्परेचर अचानक थोड़ा कम हो गया। यूरान रान को भी ठंडी सी सेंसेशन महसूस हुई। क्या तुम इसे सीरियस ले रहे हो? यूरान रान ने भी अपने दूसरे थॉट साइड में रख दिए और बिंगलिंग को पूरी फोकस के साथ फेस करने लगी, क्योंकि ये आदमी उससे काफ़ी टायरानिकल ऑपरेशन फील करवा रहा था। आइस ब्लड का पावर महसूस करो। बिंगलिंग के मुंह से एक रोर निकला और फिर एक मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर रून भी पूरे माउंटेन रेंज में फैलने लगा। उसके बॉडी के ऊपर मिल्की वाइट लाइट उभारने लगी और उस लाइट पर एक मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर रून भी नजर आ रहा था। इस मिस्टीरियस रून के प्रेशर में यूरान रान को ऐसा लगा जैसे 10,000 साल पुरानी आइसलैंड की ठंडी हवा उसके ऊपर टूट पड़ी हो। डैम! बॉडी के अंदर डॉची कंट्रोल से बाहर हो रहा है और उसे मोबिलाइज करने की स्पीड भी स्लो हो गई। जैसे ही बिंगलिंग ने अपना आइसी ब्लड लाइन रिलीज किया, यूरान रान के बॉडी का विंड एट्रीब्यूट डॉची को जैसे टेम्परेरली सील कर दिया गया हो। उसका कंट्रोल काफ़ी स्लगिश हो गया। ये इडियट इतनी जल्दी फ्रॉस्ट ब्लड लाइन यूज कर रहा है? अरीना के बाहर मुई पवेलियन का मुंह शियाओ धीरे से गाली देते हुए बोला। ब्लड पावर? ये देखकर शियाओ यान की प्यूपल्स अचानक श्रिंक हो गईं। ऑब्वियसली उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ये सच में ब्लड पावर है, लेकिन टेक्निकली प्योर ब्लड लाइन पावर नहीं है। इसी वक्त ल्यू कियांग और दू किफई शियाओ यान के पास आ गए और ल्यू कियांग ने एक्सप्लेन किया। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग मेथड है जो फाइटिंग स्किल की तरह काम करता है और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। अगर असली ब्लड लाइन पावर रिलीज हो जाए तो शायद पूरा थंडर वर्ल्ड ही अफेक्ट हो जाए। ल्यू कियांग ने समझाया। समझ गया। शियाओ यान ने हैरानी के साथ सिर हिलाया, लेकिन अगले ही मोमेंट उसका ध्यान क्यूरियोसिटी के साथ उसके फोरहेड पर क्लैन लाइंस की तरफ चला गया। अगर ब्लड लाइन पावर को बैटल में यूज किया जा सकता है तो ब्लड लाइन पावर और क्लैन लाइंस के ब्लेसिंग के साथ कॉम्बैट पावर शायद डीमंस के लेवल तक पहुंच सकती है, लेकिन अभी ऑब्वियसली इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं था। लिटिल ब्यूटी, मेरी आइस ब्लड लाइन अभी कंप्लीट नहीं है। ये सिर्फ 1 मिनट तक चल सकती है, लेकिन इस 1 मिनट में मेरा आइस एट्रीब्यूट इनफाइनाइटली एम्पलीफाई हो जाएगा और तुम्हारा विंड एट्रीब्यूट इनफाइनाइटली सप्रेस हो जाएगा। तुम्हें क्लीन अप करने के लिए ये इनफ है। बिंगलिंग हंसा। उसकी हंसी खत्म होते ही स्पेस में आइस फ्रैगमेंट्स सीधा उभर आए और फिर यूरान रान की तरफ शूट होने लगे। नॉट गुड।
शार्प आइस शार्ड्स को आते देख यू रान रान भी एक फॉर्मिडेबल एनिमी की तरह रिएक्ट करते हुए रोल करके माउंटेन के नीचे की तरफ भाग गई। माउंटेन में बहुत सारे ट्रीज और रॉक्स थे जो उसे काफी टाइम दे सकते थे। कहाँ भाग रही हो? यू रान रान को डायरेक्टली फाइट ना करते देख बिंगलिंग गुस्से में बोला। बैंग 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 आइस शार्ड्स हवा में उड़ते हुए वॉइड पर लगे और वॉइड में क्रैक्स क्रिएट हो गए, लेकिन वो क्रैक्स तुरंत हील भी हो गए क्योंकि ये कंपेटिटिव माउंटेन रेंज स्पेशल पावर से ब्लेस्ड था। इस आदमी ने एक्चुअली ब्लड लाइन स्किल प्रैक्टिस की है। यू रान रान भागते हुए सोच रही थी कि इसे कैसे सॉल्व करे। ब्लड लाइन स्किल एक काफी सुपीरियर फाइटिंग स्किल होती है। इससे ब्लड लाइन पावर को टेम्परेरली रिलीज करके ओपोनेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कुछ हद तक ये एक फील्ड जैसा इफेक्ट भी क्रिएट करती है। बहुत सी पावरफुल फोर्सेस के पास कंप्लीट ब्लड लाइन पावर नहीं होती। सिर्फ एंशिएंट रेसेस या वो रेसेस जो हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके पास प्योरेस्ट ब्लड लाइन पावर होती है। और अगर वो प्योरेस्ट ब्लड लाइन पावर रिलीज हो जाए तो वो आसमान और जमीन दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता हूं। जैसे वो इस कैट एंड माउस गेम से थक गया हो, बिंगलिंग ने अपना हाथ हल्का सा उठाया। पूरे माउंटेन रेंज में मिल्की वाइट आइस एट्रीब्यूट एनर्जी उसकी तरफ कन्वर्ज होने लगी। फिर वो एनर्जी मिलकर एक ह्यूज जायंट स्पीयर बन गई। उस स्पीयर के ऊपर एक ऐसी डेथ वेव फैल रही थी जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। विंड टेक्निक 1000 शैडो स्वर्ल किल। लेकिन यू रान रान ने यह देखकर भागना बंद कर दिया। उसका फिगर धीरे धीरे हवा में उठ गया। सायान एनर्जी एक वॉटेक्स की तरह उसके सामने फॉर्म हो गई। 2 टेरिफाइंग अटैक्स एक साथ ब्रू होने लगे। किल मी, फॉल फॉर मी। 2 आवाजें और 2 टायरैनिकल विंडिक्टिव फ्लक्चुएशन स्पेस में फैल गए और फिर दोनों अटैक सीधा एक दूसरे की तरफ टकरा गए। जैसे ही दोनों टकराए, एक श्रिल और पियर्सिंग विंड साउंड लगातार गूंजने लगा। इतनी टेरिफाइंग बैटल में आखिर कौन जीतेगा? Battle Through the Heavens God the Flame Emperor Episode 1302 Steal the Wood Attribute। बूम! टेरिफाइंग एनर्जी रिपल्स लगातार अटैक के सेंटर से फैल रही थी और फिर यू रान रान और बिंगलिंग के फिगर्स हिलने लगे। डैम! बॉडी के अंदर की विंडिक्टिव की कंट्रोल से बाहर हो रही है। जैसे जैसे दोनों अपने बॉडी की विंडिक्टिव की का लेवल बढ़ा रहे थे, उनकी की अचानक कोलैप्स हो गई और फिर दोनों फिगर्स सीधा हाई एल्टीट्यूड से माउंटेन रेंज के नीचे गिर गए। ये बैटल ड्रॉ है। दोनों एक साथ प्रमोट होंगे। अगर किसी को डिससैटिस्फैक्शन है तो सीधा उन्हें चैलेंज कर सकता है। अगर चैलेंज जीत गया तो उनकी जगह ले लेगा। आखिर में डू तियानफेंग ने आइडल नहीं रहा और सीधा एक्शन लेकर दोनों को पकड़ लिया, वरना अगर ऐसे ही चलता रहता तो जल्द ही कोई एक्सीडेंट हो जाता। ख ख इस वक्त यू रान रान की फाइटिंग की बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो चुकी थी। क्लियरली फाइटिंग की काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी थी। सब ठीक है। शाओयान ने यू रान रान को डू तियानफेंग के हाथ से लिया और जेंटल फाइटिंग की उसके बॉडी में भेजने लगा ताकि उसकी इंजरी को सूद कर सके। मैं ठीक हूं। शाओयान की फाइटिंग की के सपोर्ट से यू रान रान का फेस थोड़ा रोजी हो गया। ये फर्स्ट स्टेज काफी फास्ट है। पलक झपकते ही टॉप 50 तक पहुंच गए और अब टॉप 25 के लिए एडवांस हो गए हैं। शाओयान ने यू रान रान को साइड की सीट पर आराम से बिठाया और फिर अरीना की तरफ लौट गया। ये तो नेचुरल है। इस फर्स्ट स्टेज में 3 वॉर जोन्स हैं, लेकिन हमारे थंडर वर्ल्ड में एक साथ 100 अरीनाज यूज होते हैं, इसलिए कंपटीशन नेचुरली फास्ट होता है। यहाँ के 50 लोग ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज के तीनों वॉर जोन्स के सबसे पावरफुल लोग हैं। डूक विफी ने कंपटीशन के फर्स्ट स्टेज में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन रूल्स सिस्टम से काफ़ी फेमिलियर थी। 50 लोगों से 25, 25 से 12। उम्मीद है लक ज़्यादा खराब नहीं होगा, शाओयान मुस्कुराते हुए बोला। नेक्स्ट, ब्लू नंबर 2 वर्सेस वाइट नंबर 2। अगले मोमेंट में डू तियानफेंग ने कंपेटिटिव माउंटेन रेंज के अंदर चेक किया और कंफर्म करने के बाद प्रेजेंट लोगों से कहा, इस आदमी में कुछ स्किल्स हैं, केयरफुल रहना। मू पवेलियन का मू श्याओ एक कदम आगे बढ़ा और दिल में धीरे से बोला। क्रैश! कुछ देर बाद दोनों सीधा कंपेटिटिव माउंटेन रेंज के अंदर रश कर गए। मू पवेलियन मू श्याओ। इस वक्त मू श्याओ ग्रीन क्लोथ्स में था, एक स्कॉलर जैसा ऑरा लेकर। उसने शाओयान की तरफ फिस्ट क्लास्प करके कहा, एक अननोन इंसान, शाओयान। शाओयान भी थोड़ा एक्साइटेड था इस आदमी को देखकर, क्योंकि वुडन पवेलियन के डिसाइपल्स के पास पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बेस्ट वुड एट्रीब्यूट्स में से एक होता है और शाओयान ने अभी अभी वुड एट्रीब्यूट अवेकन किया था और अभी कल्टीवेशन स्टार्ट भी नहीं की थी, इसीलिए नेचुरली वो मू शाओ में इंटरेस्टेड था। जब रेडी हो जाओ स्टार्ट करो, डू तियानफेंग की आवाज़ धीरे से सुनाई दी। सच कहें तो वो भी थोड़ा क्यूरियस था, क्योंकि मू शाओ वुडन पवेलियन का एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल था और शाओयान की आइडेंटिटी भी सिंपल नहीं थी। देखना था दोनों के बीच कैसे इंटेंस स्पार्क्स निकलते हैं। शाबू! बैटल स्टार्ट होने की आवाज सुनते ही मू शाओ का फिगर ब्लास्ट की तरह मूव हुआ और सीधा स्काई से माउंटेन्स की तरफ चला गया। वो खुद वुड एट्रीब्यूट का था, इसलिए स्काई में फाइट करना उसके लिए बेनिफिशियल नहीं था। ये आदमी मू शाओ की सडन एक्शन देख शाओयान थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन उसने हेजिटेट नहीं किया। उसकी स्पीड इंस्टेंटली बढ़ गई और वो उसके पीछे चला गया।
शाओयान को मू शाओ को डिफीट करना मुश्किल नहीं था, लेकिन शाओयान जल्दी में नहीं था। वो अपनी पावरफुल सोल पावर का यूज करके सीक्रेटली वुड एट्रीब्यूट यूज करने के कुछ मेथड्स सीखना चाहता था। ये आदमी अटैक क्यों नहीं कर रहा? माउंटेन्स में लैंड करते ही रिच वुड एट्रीब्यूट वाइटैलिटी फैलने लगी और मू शाओ ग्रीन हेलो में बेद हो गया। नहीं, अगर ये आदमी मेरे साथ इस फॉरेस्ट में आया है तो ये मेरा होम ग्राउंड है, मैं इसे एरोगेंट नहीं होने दे सकता। मू शाओ यह बोलकर डैजलिंग ग्रीन वुड टाइप ऑरा को अजीब तरीके से फैला दिया, जो सराउंडिंग फॉरेस्ट के ट्रीज के ऊपर अटैच हो गया। ट्रीज पर विंडिक्टिव अटैच कर रहा है? क्या ये आदमी इन ट्रीज को मोबिलाइज कर सकता है? शाओयान की सोल फोर्स हमेशा मू शाओ पर फोकस थी और उसकी हर मूव शाओयान देख रहा था। लेकिन शाओयान के डाउट्स खत्म होने से पहले ही मू शाओ ने प्रैक्टिकल एक्शन से उसकी गेस प्रूव कर दी। वुश वुश, फॉरेस्ट के सारे ट्रीज एक इंस्टेंट में हिलने लगे और फिर शाओयान की आंखों के सामने वो फास्ट मूव करने लगे। उनके स्टॉक्स भी ग्राउंड पर मूव कर रहे थे, जैसे ये कोई ऑर्डिनरी फॉरेस्ट ना हो। हा हा हा, शाओयान, तुमने एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया। मेरे वुड रियल में गिर जाओ। मू शाओ की वाइल्ड लाफ्टर गूंज उठी। उसका फिगर ट्रीज के साथ हाई स्पीड में मूव कर रहा था, इतनी फास्ट कि शाओयान की नॉर्मल आईसाइट भी उसे फॉलो नहीं कर पा रही थी। लेकिन सोल पावर की वजह से मू शाओ की हर मूव फिर भी शाओयान से नहीं बच पा रही थी। क्या हो रहा है? इस वुड रियल में एक टायरनिकल ऑपरेशन फील हो रहा था। ट्रीज हाई स्पीड में मूव कर रहे थे, जिस वजह से शाओयान का फिगर बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। अगर शाओयान मूव करता तो उस पर काउंटलेस ट्रीज अटैक कर देते। लेकिन शाओयान को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये थी कि ये ट्रीज पहले नॉर्मल थे, फिर ये आदमी इन्हें इतनी इजीली कैसे कंट्रोल कर रहा है? जरूर कोई हिडन मेथड है। शाओयान थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाया और मू शाओ को ऑब्वियसली पता नहीं था कि शाओयान की ह्यूज सोल पावर के और भी यूजेस है, इसीलिए उसने कुछ हाइड नहीं किया, सीधा अटैक स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से वुड कंट्रोल टेक्निक शाओयान ने बिना हेजिटेशन के सीख ली। तो ये बात है, पहले इन अटैक्स को सॉल्व करते हैं, फिर इसे आराम से डील करेंगे। शॉर्ट सोल एक्सप्लोरेशन के बाद शाओयान को सीक्रेट समझ आ गया और फिर उसके बॉडी पर फायरी रेड फ्लेम उभर आई। सी जैसे ही फायरी रेड फ्लेम शाओयान के बॉडी पर अपीयर हुई, सराउंडिंग ट्रीज की स्पीड काफी स्लो हो गई। क्लियरली शाओयान की फायर एट्रीब्यूट फ्लेम्स उन्हें डेंजर फील करा रही थीं। इस आदमी की फ्लेम अब नॉर्मल क्यों है? इस वक्त मू शाओ एक ट्री पर मूव कर रहा था और ग्रीन फाइटिंग एनर्जी लगातार ट्री में भेज रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसकी यूनिक स्किल शाओयान में ऑलरेडी कॉपी कर ली है। कुछ ही देर में उसने अपने बॉडी के स्पेशल कंट्रोल से वुड रियल्म फॉर्म कर दिया। ये कंट्रोल ऑब्वियसली वुडन पवेलियन की यूनिक स्किल थी। इवन शाओयान भी इतनी जल्दी उसके सारे मिस्ट्रीज नहीं समझ सकता था। वुड रियल्म, शार्प एज ऑफ वुड। अगले मोमेंट में मू शाओ के माउथ से मिस्टीरियस इनकैंटेशंस निकले, जो ग्रीन ग्रज में बदलकर ट्री के बॉडी में घुस गए। बैंग बैंग बैंग। नेक्स्ट इंस्टेंट में उस ट्री से हंड्रेड्स शार्प ब्रांचेस निकली और फियर्स एरा के साथ सीधा शाओयान पर अटैक करने लगी। अगर शाओयान ने डिफेंस नहीं किया होता तो शायद वही असैसिनेट हो जाता और हॉर्नेट्स नेस्ट बन जाता। फायर रेन। शाओयान केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने लाउड शाउट किया। डैजलिंग फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग की फ्लेम इंस्टेंटली फायर रेन में बदल गई और सराउंडिंग ट्रीज को जला दिया। वो, लेकिन शाओयान की फ्लेम्स पावरफुल थीं, लेकिन वो सेक्रेट फ्लेम्स नहीं थीं, इसीलिए सारे अटैक्स को बर्न नहीं कर पाईं। डजन्स शार्प ब्रांचेस अभी भी टेरिफाइंग कोल्ड लाइट के साथ शाओयान की तरफ स्टैब कर रही थीं। मर जाओ शाओयान। मू शाओ शाओयान को स्ट्रगल करते देखकर वाइल्ड लाफ्टर करने लगा। तो ये बात है। अगले मोमेंट में शाओयान बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। उसने मू शाओ के अटैक को डिफेंड करने के लिए कोई डिफेंसिव मूव यूज नहीं किया। उसकी सोल पावर सीधा उन मूविंग ट्रीज पर स्प्रेड हो गई। अगले ही मोमेंट डजन्स शार्प अटैक्स अचानक रुक गए। इसी वक्त ऑलमोस्ट आधे ट्रीज से एक हॉट एरा धीरे धीरे फैलने लगा। मैंने जो तुम्हें बड़ा गिफ्ट दिया है उसका टेस्ट लो। शाओयान जोर से हंसा। फिर हंड्रेड्स ट्रीज ब्रांचेस बिल्कुल मू शाओ की तरह सीधा मू शाओ की तरफ रोर करते हुए अटैक करने लगी। तब जाकर मू शाओ की आंखों में जो कंटेम्प्ट था वो धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। गुड बॉय, लगता है मैंने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। शाओयान को अपनी यूनिक स्टंट तुरंत सीखते देख मू शाओ को याद आया कि शाओयान एक इमॉर्टल रैंक का 4th रैंक एल्केमिस्ट भी है। ये सोचते ही उसकी आंखें बदल गईं और उनमें रिस्पेक्ट और ऑ भर गया। इमॉर्टल लेवल फार्मासिस्ट का सोल पावर फेरीलैंड लेवल तक पहुंच चुका होता है और फेरीलैंड सोल के बारे में कई मिस्टीरियस रूमर्स भी होते हैं, इसलिए मू शाओ तुरंत सीरियस हो गया। पुफ्ट। ये देखकर शाओयान ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। उसने आसानी से अटैक को डिस्पर्स कर दिया और फॉरेस्ट वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया। ये अटैक पावरफुल था, लेकिन मू शाओ को डिफीट करने के लिए इनफ नहीं था। कुछ रियल स्किल्स दिखाओ, वरना आज तुम्हारी हार का फैक्ट नहीं बदलेगा। शाओयान धीरे से मुस्कुराया और उसकी आवाज़ में एक रेकलेस कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। अगर ऐसा है तो जैसे तुम चाहते हो।
गोस्ट वुड रोप डांस। अगले मोमेंट मू शाओ के बॉडी से ग्रीन ऑरा जोर से निकलने लगा और फिर टाइड की तरह उसके सामने के वॉइड में पोर हो गया। तुरंत एक मिस्टीरियस सीन सामने आया और उसके सामने एक सर्कुलर ह्यूज डार्क ग्रीन एयर मास बन गया। डार्क ग्रीन एयर मास जैसे ही बना वो रैपिडली शेक करने लगा और सिर्फ एक सांस के टाइम में ही वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लॉन्ग डार्क ग्रीन वाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये वाइन्स अजीब डार्क ग्रीन कलर की थीं और उनके सेंटर में एक सिंगल आई धीरे धीरे खुल गया। उस वन आई के अंदर एक मिस्टीरियस पावर मिक्स थी, जैसे सिर्फ एक नज़र ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती हो। स्लेंडर डार्क ग्रीन वाइन्स के अराउंड एक टेरिफाइंग ऑरा धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। क्रैश। जैसे ही मू शाओ की आवाज़ गिरी, वाइन्स के ऊपर का वन आई धीरे से ओपन हुआ और उसमें से एक कोल्ड डार्क ग्रीन एनर्जी सीधा शाओयान की तरफ शूट हुई। उस डार्क ग्रीन एनर्जी लाइट ग्रुप में शाओयान को एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग किलिंग ऑरा फील हुआ। फ्लेमिंग पाम। ये देखकर शाओयान ने डिले नहीं किया। फायर एट्रीब्यूट डो ची फ्लेम सीधा उसकी पाम में गैदर हो गई और उसने अटैक कर दिया। बूम। फायरी रेड डो ची फ्लेम जैसे ही डार्क ग्रीन एनर्जी से टकराई वो तुरंत एक्सटिंग्विश हो गई, जैसे मॉथ फ्लेम में जल जाता है, और डार्क ग्रीन एनर्जी ऑरा और पावरफुल हो गया, जैसे उसने शाओयान का अटैक एब्जॉर्ब करके उससे अपनी पावर बना ली हो। ये फाइटिंग स्किल काफ़ी वियर्ड है, शाओयान धीरे से बोला और फिर सीरियसली डील करने लगा। क्लियरली डार्क ग्रीन एयर मास के अंदर का वन आई शाओयान पर टायरनिकल प्रेशर डाल रहा था और शाओयान की सोल परसेप्शन के लिए भी इसे डिटेक्ट करना इजी नहीं था। शायद ये वुडन पवेलियन की रियल अल्टीमेट टेक्निक थी। गोस्ट वुड वाइन्स, इसे निगल लो। अगले मोमेंट मू शाओ जोर से चिल्लाया जब उसने शाओयान को वाइन्स के सामने हेल्पलेस देखा। वेंग बजिंग। डार्क ग्रीन एनर्जी ग्रुप जैसे इंसान की बात समझ गया हो, उसने टेरिफाइंग ऑरा रिलीज किया। उसकी स्पीड सडनली बढ़ गई और वो सीधा शाओयान की तरफ डैश कर गया। अच्छा है, आ जाओ, शाओयान ने हल्का सा शाउट किया। तुरंत डैजलिंग फ्लेम्स एंशिएंट रूलर ऑफ डिफरेंट फायर पर गैदर हो गईं। साथ ही थोड़ी काखी फ्लेम्स भी अपीयर हो गईं और एक हैवी ऑपरेशन पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में फैल गया। हाँ, मुझे नहीं लगता तुम मेरी होली रैंक फाइटिंग स्किल को रेजिस्ट कर पाओगे। मू शाओ ने कोल्ड स्नॉट किया। क्लियरली गोस्ट वुड वाइन्स उसका ट्रम्प कार्ड था। अगर ये अटैक भी शाओयान पर काम नहीं करता तो शायद उसे डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ती। डार्क ग्रीन एयर मास पल भर में शाओयान के पास पहुंच गया और सिर्फ ग्लूमी ऑरा और स्ट्रेंज साउंड रिलीज कर रहा था। बैंग बैंग बैंग। अगले मोमेंट वो सीधा शाओयान के इटर्नल फायर इटर्नल एंशिएंट रूलर से टकरा गया। इटर्नल फायर इटर्नल एंशिएंट रूलर की फ्लेम एनर्जी और डार्क ग्रीन स्लॉटर एनर्जी एक दूसरे से टकरा गईं और दोनों स्टेलमेट में आ गए। ये आदमी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को शाओयान की मिस्टीरियस फ्लेम से स्ट्रगल करते देख मू शाओ का फेस अगली हो गया। वुड एट्रीब्यूट होने की वजह से वो नेचुरली शाओयान के फायर एट्रीब्यूट से सप्रेस हो रहा था और शाओयान की फ्लेम्स भी ऑर्डिनरी नहीं थीं। इतनी देर से खेल लिया, अब फिनिश करते हैं। शाओयान के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई। उसने इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को छोड़ दिया और उसका फिगर लाइटनिंग स्पीड से मू शाओ की तरफ डैश कर गया। डार्क ग्रीन लाइट ग्रुप फिलहाल उसके फ्लेम्स के कंट्रोल में था। जैसे ही मू शाओ डिफीट होगा, ये टेक्निक खुद ही कोलैप्स हो जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है? मू शाओ इस वक्त पूरी कॉन्सेंट्रेशन से डार्क ग्रीन एनर्जी ग्रुप को कंट्रोल कर रहा था और शाओयान के फ्लेम अटैक से क्लैश करा रहा था। उसके पास शाओयान को डील करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी ही नहीं थी और ये शाओयान इतना टेरिफाइंग था कि एक साथ दोनों काम कर रहा था। डार्क ग्रीन एनर्जी को भी हैंडल कर रहा था और अटैक भी लॉन्च कर रहा था। इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को छोड़ने के बाद शाओयान की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों काफ़ी बढ़ गईं और फिर वो लाइटनिंग स्पीड से मू शाओ पर अटैक करने लगा। मैं डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ। मू शाओ ने ज़्यादा हेजिटेट नहीं किया और सीधा कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के बाहर शाउट कर दिया। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि शाओयान के इस टायरनिकल अटैक से वो बिना डैमेज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये क्या मैंने सही देखा? ये मू शाओ एक्चुअली हार गया। लैचन की 8 ग्रेड पावर्स का एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल लेट 2 स्टार डोजियान एक्चुअली अर्ली 2 स्टार डोजियान से हार गया। डू टिनफेंग के रिजल्ट अनाउंस करते ही मू शाओ बिना रुके अपने रेजिडेंस चला गया और वहां खड़े बाकी पावर हाउसेस शॉक में एक दूसरे को देखने लगे। ये आदमी काफ़ी स्ट्रांग है। डू कीफे ने भी अपनी वाटरी आइस से शाओयान को देखा। शायद ये आदमी उसका वर्दी ओपोनेंट बन सकता है। ये सुनकर यू रान रान ने भी स्माइल के साथ सिर हिला दिया। क्लियरली उसे लग रहा था कि शाओयान के लिए टॉप 9 में एंटर करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो, अब जब गेम खत्म हो गया है तो चलो चलते हैं। शाओयान यू रान रान के पास आया और धीरे से बोला। यू रान रान ने सीट से उठकर वापस जाने की तैयारी की। 1 मिनट रुको। अगले मोमेंट जैसे ही शाओयान मुड़ने वाला था, एक मैन और एक वुमेन की आवाज़ आई और उन्होंने शाओयान को रोक लिया। शाओयान ने मुड़कर देखा और तुरंत एक मैन और वुमेन को अपनी तरफ एक्सपेक्टेशंस भरी नज़रों से देखते हुए पाया। लेकिन जो बात आज शाओयान को सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी वो ये थी कि इन दोनों की स्ट्रेंथ एक्चुअली परफेक्ट लेवल 2 स्टार डोजियान तक पहुंच चुकी थी। तुम लोग कौन हो?
एक आदमी और एक औरत ने शाओयान को रोका तो शाओयान तुरंत मुड़कर उन दोनों से पूछने लगा। उन दोनों के बॉडी से एक काफ़ी टायरानिकल ऑपरेशन निकल रहा था। आखिर 2 स्टार डाओसियन परफेक्शन लेवल पावर हाउस की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हे, ये फंगयू और झुली नहीं है। अगले मोमेंट लियो किंग और डो कीफई थोड़ा आगे आए। तुरंत वहां 6 लोग इकट्ठा हो गए, 4 औरतें और 2 आदमी। ये आवाज़ सिस्टर कीफई। औरत ने ये सुनते ही भौहें सिकोड़ी। उसने डू कीफई को देखा जो डिस्गाइज में थी और थोड़ा सोचने के बाद तुरंत उसे पहचान लिया। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये फंगयू है, फेंगहुआ वैली का यंग मास्टर, और ये उसकी फियोन्सी 6 सेंट्स रिलीजन की झुली है। डू कीफई हंसी। फंगयू, झुली। शाओयान ने ये सुनते ही उन दोनों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि सिल्वर रोब पहने हुए फंगयू के बॉडी से एक फेंट ऑपरेशन निकल रहा था। उसके फेशियल फीचर्स शार्प थे। वो बहुत हैंडसम नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। झूली का चेहरा काफ़ी पेल और डार्क लग रहा था। उसके कपड़ों पर स्पाइडर और स्कॉर्पियन के पैटर्न्स बने हुए थे। उसके फेस के आसपास जैसे कोई इनविजिबल ऑरा हो जो उसे और भी मिस्टीरियस बना रहा था। दोनों के बॉडी पर एक जेड पेंडेंट भी था। देखते ही समझ आ रहा था कि दोनों पेंडेंट्स एक ही पैर का हिस्सा है। मैं शाओयान हूँ। शाओयान भी हल्का सा मुस्कुराकर बोला। हे, हम दोनों ने अभी ब्रदर शाओयान की स्ट्रेंथ देखी। अगर हम ब्रदर शाओयान से दोस्ती करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा नहीं है, राइट? फंगयू ने मुस्कुराते हुए कहा। मिलके खुशी हुई। शाओयान भी मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये दोनों फंगयू और झुली इस कॉम्पिटिशन के सबसे टायरानिकल अपोनेंट्स होंगे। अगर शैनयान यानी हेवनली फ्लेम यूज़ नहीं किया तो शाओयान के पास उन्हें डिफीट करने का कोई चांस नहीं था, लेकिन शैनयान की स्पेशल नेचर की वजह से शाओयान उसे कैजुअली यूज़ करने की हिम्मत नहीं करता। कंटेस्टेंट नंबर 5 प्लीज एंटर। आसमान में डू तियानफैंग की आवाज़ बार बार गूंज रही थी। अब मेरी कंपटीशन की बारी है, बाद में बात करेंगे। लियर, मैं अभी आता हूँ। फंगयू मुस्कुराया और तुरंत कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में डिसअपियर हो गया। कैसा लग रहा है? तुम्हें लगता है तुम इन दोनों से डील कर पाओगे? डू कीफई ने शाओयान से पूछा। मुझे नहीं पता, शाओयान ने सिर हिला दिया। थंडर सिटी की 8 मेजर फोर्सेस ऑलमोस्ट पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस में से हैं। अगर अभी मू शाओ ने गलती नहीं की होती तो शाओयान की फाइट बहुत टफ होती, और फंगयू और झुली तो मू शाओ से भी ज्यादा पावरफुल थे। 2 स्टार डाओसियन परफेक्शन पावर हाउस शायद इस कॉम्पिटिशन का सबसे टायरानिकल अपोनेंट है। इसके अगेंस्ट जो लड़ रहा है वो सिर्फ लेट स्टार डाओसियन लेट है। लगता है वो आदमी अनलकी होने वाला है। एक कंटेस्टेंट बोल पड़ा। कंपटीशन स्टार्ट। जैसे ही डू तियानफैंग की आवाज गिरी, माउंटेन रेंज के अंदर सब कुछ एकदम साइलेंट हो गया। क्या तुम चाहते हो मैं अटैक करूं या तुम खुद ही चले जाओगे? फंगयू ने सामने खड़े आदमी को देखते हुए आंखें सिकोड़कर पूछा। लेट स्टेज 2 स्टार डाओसियन अर्थ एट्रीब्यूट। मेरे सामने तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर डिफीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सिर्फ ज्यादा सफर करोगे। अगले मोमेंट फंगयू ने उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अगर तुम चाहते हो मैं डिफीट एक्सेप्ट करूं तो सपना देख रहे हो। अर्थ एट्रीब्यूट आदमी जोर से चिल्लाया। फिर तुरंत येलो अर्थ एट्रीब्यूट ग्रज उसके बॉडी में भर गया। जैसे ही वो स्प्रेड हुआ, एक टायरानिकल ऑप्रेसिव ऑरा धीरे धीरे फैलने लगा। अर्थ एट्रीब्यूट डिफेंस के मामले में सबसे पावरफुल होता है। स्पेस स्ट्रैंजुलेशन। फंगयू ने बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई। सिल्वर विंडिक्टिव आरा तुरंत उसके बॉडी से निकला और एक्सप्लोड हो गया। अगले मोमेंट वो सिल्वर आरा सीधा अर्थ एट्रीब्यूट आदमी के पास अपीयर हुआ और उसके आसपास का वॉइड डिस्टॉर्ट होने लगा। शील्ड ऑफ रॉक एंड सॉइल। अर्थ एट्रीब्यूट आदमी सच में लेट स्टेज 2 स्टार डाओसियन था। उसने तुरंत अपने स्किन पर रॉक प्रोटेक्शन बना ली और सामने एक थिक रॉक शील्ड वॉल क्रिएट कर ली ताकि फंगयू का अटैक रोक सके। वुश वुश। लेकिन स्पेस ट्रायंगुलेशन की पावर उतनी वीक नहीं थी जितना उसने सोचा था। एक इंस्टेंट में उसके आसपास का वॉइड और रॉक्स अनस्टेबल हो गए। एक डेथ हॉरा और ईयर पियर्सिंग साउंड के साथ सिचुएशन डेंजरस हो गई। ये बुरा हुआ, अर्थ एट्रीब्यूट आदमी चिल्लाया। वो अपने बॉडी के एनर्जी मोबिलाइज करके डिफेंस करना चाहता था, लेकिन फंगयू ने उसे सरप्राइज में पकड़ लिया। अब देर हो चुकी है। स्पेस वॉर्टेक्स। अगले मोमेंट अर्थ एट्रीब्यूट आदमी के सारे रॉक्स फंगयू के स्पेस ट्रायंगुलेशन से डिस्ट्रॉय हो गए। फिर फंगयू हल्का सा मुस्कुराया और तुरंत एक स्पेस वॉर्टेक्स क्रिएट हो गया जिसमें एंडलेस सक्शन था। क्रैश। जैसे ही स्पेस वॉर्टेक्स अपीयर हुआ, उसने एक एक्सट्रीमली पावरफुल सक्शन क्रिएट कर दी, जैसे पूरे माउंटेन रेंज की सभी चीजों को एब्जॉर्ब करना चाहता हो। तुम हार गए। स्पेस ट्रायंगुलेशन का पावर स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हारा डिफेंस भी अच्छा था। लेकिन तुमने स्पेस वॉर्टेक्स की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। स्पेस वॉर्टेक्स की पावर बहुत टेरिफाइंग होती है। अगर कोई उसमें एब्जॉर्ब हो जाए तो शायद किसी मिस्टीरियस एरिया में चला जाता है, जहां उसकी डेथ कैसे होगी पता भी नहीं चलता। डैन तियानफैंग ने अर्थ एट्रीब्यूट आदमी को समझाया। थैंक यू थर्ड मास्टर। अर्थ एट्रीब्यूट आदमी अपनी डिफीट से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं लग रहा था।
कमीने, स्पेस वॉर्टेक्स को कम यूज किया करो, ये बच्चों का खेल नहीं है। थोड़ी देर बाद डैन टियानफैंग ने फंग यू को डांट दिया। फंग यू ने सिर हिला दिया। स्पेस डिपार्टमेंट का होने की वजह से वो खुद भी उसकी डेंजर को समझता था। फिर वो भी कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज से बाहर आकर साइडलाइंस में आ गया। ये आदमी एक्चुअली स्पेस सिस्टम का है, शाओयान ने ये थंडर लाइक विक्ट्री देखकर कहा। हाँ, ये स्पेस सिस्टम का है और उसका स्पेस पावर काफी वर्सेटाइल है। लास्ट टाइम जब मैंने उसके साथ फाइट की थी तो बस ड्रॉ हुआ था, डू की फई ने लेजीली कहा। ड्रॉ? शाओयान ये सुनकर शॉक हो गया। डू की फई की स्ट्रेंथ सिर्फ मिडिल स्टेज 2 स्टार डाउसियान है, जबकि फंग यू 2 स्टार डाउसियान परफेक्शन है। फिर भी वो उससे ड्रॉ कर पाई। ये क्लियरली दिखाता है कि डू की फई भी वीक नहीं है। चलो अब चलते हैं, शाओयान ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो यू रान रान के साथ वापस चला गया। लियू किंग भी उनके साथ चल पड़ी, जैसे उसे शाओयान से कोई काम हो। लगता है सिस्टर लियू किंग शाओयान से मिलने के बाद से थोड़ी मिस्टीरियस हो गई हैं। क्या बात है? डू की फई उनके साथ नहीं गई और वहीं खड़े कंपटीशन देखने लगी। फंग यू अभी फाइट फिनिश करके शाओयान से बात करना चाहता था, लेकिन शाओयान अभी ही चला गया था, इसलिए फंग यू भी झूली के साथ वहां से चला गया। बैटल थ्रू द हेवंस, गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1310, सोल ईटर्स गेस। पता ही नहीं चला और टॉप 50 से टॉप 25 के सिलेक्शन को 3 दिन बीत गए। इस वक्त दोपहर का टाइम था और तेज धूप सीधा दिल तक जल रही थी। लियू किंग, तुम ठीक हो? शाओयान, यू रान रान और लियू किंग स्पेस फॉर्मेशन से सीधा वापस उस माउंटेन पर आ गए जहां वो रहते थे। शाओयान ने यू रान रान को तुरंत वुडन हाउस में आराम करने भेज दिया। फिर शाओयान और लियू किंग कोर्टयार्ड में आराम से चल रहे थे, तब शाओयान ने पूछा। लियू किंग ने आसपास देखा। जब उसने कंफर्म कर लिया कि वहां कोई नहीं है, तब उसने हल्का सा सिर हिला दिया। क्या हुआ? शाओयान लियू किंग के बिहेवियर से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। शाओयान, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे सच सच जवाब देना। लियू किंग ने अचानक अपनी यूजुअल सॉफ्टनेस छोड़ दी और सीरियस होकर बोला। पूछ लो, जब तक वो मेरी बॉटम लाइन से रिलेटेड नहीं है मैं बता दूंगा। शाओयान ने हेल्पलेस श्रग करते हुए कहा। तुम्हारे बॉडी में जो चीज है, क्या वो सच में होली फ्लेम है? लियू किंग की खूबसूरत आंखें हल्की सी घूमकर शाओयान को एक्सपेक्टेंटली देख रही थीं। ऑब्वियसली आइस फायर आइलैंड पर उसने कुछ नोटिस किया था, लेकिन वो कभी श्योर नहीं थी। हाँ, शाओयान ने मना नहीं किया। लियू किंग की आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस देखकर और आइस फायर आइलैंड पर जो हुआ था उसके बाद वो वैसे भी गेस्ट कर सकती थी। सच में होली फ्लेम? लियू किंग हैरानी से बोल उठी। उसके दिल में पहले ही गेस था, लेकिन शाओयान की कंफर्मेशन सुनकर वो खुश हो गई। मेरे पास हुआ सिन थियान्यान है, जो होली फ्लेम लिस्ट में 35th रैंक पर है, शाओयान ने कामली कहा। जैसे मैंने सोचा था। लियू किंग खुशी से मुस्कुरा उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि घोस्ट वर्ल्ड में आने के कुछ ही टाइम बाद उसकी मुलाकात होली फ्लेम के मास्टर से हो जाएगी। मुझे पता है मेरी बात ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, लियू किंग ने हिम्मत जोड़कर कहा। मुझे पता है तुम घोस्ट वर्ल्ड के नहीं हो, शायद तुम यहाँ एक्सपीरियंस या किसी और पर्पज से आए हो। मैं भी घोस्ट वर्ल्ड की नहीं हूँ, मैं ह्यूमन वर्ल्ड से हूँ। शायद तुमने गेस कर लिया होगा, मैं होली सी से हूँ, लियू किंग ने कहा। हाँ, शाओयान ने सिर हिला दिया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम अपनी होली फ्लेम हमारे होली सी को उधार दे दो, ताकि हम मिलकर आउटर ईवल रेसेस को डिस्ट्रॉय कर सकें। लियू किंग एक्साइटेड होकर बोला। इस तरह की बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी ये करूंगा। आखिर होली फ्लेम कंट्रोलर्स का मिशन ही एलियन रेसेस को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन होली फ्लेम को उधार नहीं दिया जा सकता। अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं तुम्हारे होली सी के साथ मिलकर आउटर ईवल रेसेस को खत्म करूंगा, शाओयान ने सिर हिलाकर कहा। लियू किंग अभी भी बहुत सिंपल है। अगर होली फ्लेम चली गई तो शाओयान खुद होली सी का पपेट बन जाएगा और उसके कंधों पर अभी बहुत सारे मिशंस भी हैं। लियू किंग का होली सी में स्टेटस कम नहीं है, लेकिन इतनी सिंपल और ऑनेस्ट औरत मिलना रेयर है। इससे मुझे अपनी जवानी के कुछ इवेंट्स याद आ गए। क्या हुआ था? शाओयान ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मैं और लॉर्ड ली सोल पहले एक दूसरे को जानते थे और हमारी रिलेशनशिप भी अच्छी थी, लेकिन जब हम दोनों अपने अपने डोमेन्स के रूलर्स बन गए तो रिलेशनशिप हॉस्टाइल हो गई। किसी अननोन रीजन की वजह से लॉर्ड ली सोल ने लोगों को लेकर मुझ पर अटैक भी किया और सोल ईटर और कुछ मिस्टीरियस चीजें छीनने की कोशिश की। तब से हमारी रिलेशनशिप आग और पानी जैसी हो गई। लेकिन जब लॉर्ड ली सोल जवान था तब उसने काफी गलत काम किए थे। सबसे सीरियस काम यह था कि उसने घोस्ट वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड और बुद्धा वर्ल्ड की फोर्सेस को मिलकर डेमन वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड को सील कर दिया। मुझे याद है उसका कनेक्शन होली सी से भी था, लेकिन डिटेल्स मुझे याद नहीं है, सोल ईटर ने सिर हिला दिया। घोस्ट वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड और बुद्धा वर्ल्ड की फोर्सेस मिलकर डेमन वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड को सील करें। शाओयान ये सुनकर थोड़ा डिजी हो गया। घोस्ट रियल में सिर्फ ली सोल टेरिटरी ही एक टॉप लेवल फोर्स है और उससे भी पावरफुल जगह है घोस्ट वर्ल्ड का सेंट्रल एरिया। कहा जाता है कि 7 रियम्स के सेंटर तक लोग असेंशन से पहुंचते हैं। अगर किसी के पास इनफ स्ट्रेंथ या लक हो तो वो असेंड कर सकता है।
7 रियम्स के सेंटर के बारे में र्यूमर्स हैं कि वहाँ के लोग इमॉर्टल हैं और उनकी लाइफ स्पैन स्काई के बराबर है। डेमन वर्ल्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। 7 वर्ल्ड्स में ह्यूमन वर्ल्ड फर्स्ट रैंक पर है और डेमन वर्ल्ड सेकंड पर। डेमन वर्ल्ड का ओवरलॉर्ड वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो पूरे डेमन वर्ल्ड को यूनाइट करता है। बाकी रियम्स में बहुत सारी फोर्सेस हैं और सब डिवाइडेड हैं, लेकिन डेमन वर्ल्ड में ओवरलॉर्ड की लीडरशिप में ट्रू यूनिटी है। और एक बार डेमन वर्ल्ड का ओवरलॉर्ड अकेला ही ली सोल टेरिटरी के कोर एरिया में घुस गया था और पूरे ली सोल टेरिटरी के एक्सपोर्ट से फाइट करके सेफली वापस चला गया था। इसलिए उसकी स्ट्रेंथ पीक लेवल की है। इतना पावरफुल एक्सपर्ट ली सोल टेरिटरी पर अटैक क्यों करेगा? मुझे लगता है लॉर्ड ली सोल ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, तभी वो इतना गुस्सा हुआ होगा, वरना लेवल का एक्सपर्ट ऐसा काम नहीं करता, शाओयान ने कहा। मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था तब मेरी फाइट होली सी के एक एक्सपर्ट से हुई थी। उस एक्सपर्ट से मुझे पता चला कि होली सी की एक औरत का डेमन वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड के साथ अनक्लियर रिलेशनशिप है। इसलिए शायद ली सोल टेरिटरी, डेमन वर्ल्ड का ओवरलॉर्ड और होली सी के बीच कोई कनेक्शन है। लगता है लॉर्ड ली सोल ने पीछे बहुत सारे बुरे काम किए हैं, शाओयान ने धीरे से बोला। छोटे लड़के, अभी तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है, सोल ईटर हंसा। मास्टर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जरूर वो आइटम्स ढूंढ कर लाऊंगा जो आपकी सोल ओरिजिन को रिस्टोर कर सके, फिर मैं आपकी रिवेंज लेने में मदद करूंगा, शाओयान ग्रिन करते हुए बोला। ये सुनकर मैं आराम से रह सकता हूं, बस पता नहीं नियर का क्या हुआ होगा, सोल ईटर सैटिस्फाइड स्माइल के साथ बोला। Battle Through the Heavens, God the Flame Emperor, Episode 1306, Soul Eater, How Near। गोस्ट वर्ल्ड में ज़्यादातर जगह काफ़ी ग्लूमी होती हैं, क्योंकि गोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर्स की गोस्ट्स ज़्यादातर ईयरी होती हैं। ऐसे इन्वायरमेंट्स उनकी कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ ग्रोथ के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, सोल ईटर। सोल ईटर का हेडक्वार्टर्स एक ऐसे ब्लू स्काई में है जो पूरा दिन सनलाइट से घिरा रहता है। इस जगह को सिटी ऑफ सोल ईटर कहा जाता है। पूरा कैसल आसमान में खड़ा है और उसके अराउंड एक बहुत ही पावरफुल प्रोहिबिशन फोर्स लगी हुई है। ये प्रोहिबिशन फोर्स बहुत से स्ट्रांग लोगों को दूर रहने पर मजबूर करती है और कैसल के अंदर सोल ईटर डोमेन के कई सुप्रीम बीइंग्स भी रहते हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो ऑलमोस्ट मौत को इन्वाइट करने जैसा है। आसमान में एक ह्यूज कैसल धीरे धीरे खड़ा था। कैसल का अपीयरेंस भी काफ़ी स्ट्रेंज था। दूर से देखने पर वो किसी बाइट जैसा लगता था, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। कैसल के आसपास सोल्जर्स लगातार पेट्रोल कर रहे थे और कैसल की प्रोटेक्शन कर रहे थे। कैसल के अंदर ही सोल ईटर के रियल हाई लेवल मेंबर्स रहते थे। रिसेंटली मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। कैसल के सेंट्रल एरिया में सिल्वर पैलेस था। ये पैलेस काफ़ी सिंपल था। इसमें बस कुछ सिंपल स्टेप्स और एक सिल्वर थ्रोन था। थ्रोन पर एक खूबसूरत फिगर आराम से झुककर बैठी थी। उसका जेड जैसा हाथ उसकी खूबसूरत आंखों को छू रहा था, जैसे वह थक गई हो। उसके बॉडी से एक हल्की सी ऑरा निकल रही थी। उस ऑरा के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही डल हो गई हो। उस लड़की के काले बाल थे और उसका डेलिकेट फेस पोर्सलिन डॉल जैसा लग रहा था। उसका थोड़ा झुककर थ्रोन पर बैठना और उसका सिडक्टिव बॉडी पॉस्चर उसके सुपीरियर स्टेटस का प्राइड दिखा रहा था। मास्टर इतने टाइम से मिसिंग है और अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, और सोल ईटर डोमेन के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके अलावा कुछ पावरफुल फोर्सेस भी रिसेंटली काफ़ी रेस्टलेस हो गई हैं। ये कहकर उसने हेल्पलेसली सर हिला दिया और थ्रोन से धीरे से खड़ी हो गई। योर मैजेस्टी, कोई स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से वापस आया है और सीक्रेट पैसेज में एंटर कर रहा है। क्या सीक्रेट पैसेज का एग्जिट चेंज कर दिया जाए? अगले मोमेंट एक ब्लैक रोब पहना हुआ आदमी जो ब्लैक ऑरा में घिरा हुआ सिल्वर थ्रोन के पास वाले वॉइड से सीधा बाहर आया और रिस्पेक्ट से बोला, सीक्रेट पैसेज? जल्दी से एग्जिट चेंज करो, वरना 7 कोर्ट्स के एक्सपर्ट्स को पता चल गया तो बहुत ट्रबल हो जाएगा। लेजी सी हर मैजेस्टी की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। ये सीक्रेट पैसेज बहुत पावरफुल प्रोहिबिशन से प्रोटेक्टेड है। ये सोल ईटर लॉर्ड ने अपने पीक टाइम पर बनाया था। इसकी सीक्रेसी की वजह से सिर्फ कुछ सीनियर ब्रदर्स और मास्टर के ट्रस्टेड पीपल ही इसके बारे में जानते थे, लेकिन बाद में 7 कोर्ट्स के एक्सपर्ट्स को भी इसके एग्जिट लोकेशन का पता चल गया था। अब जब कोई इस सीक्रेट पैसेज से आ रहा था तो हाउ नियर का एक्साइटेड होना नेचुरल था। जी, ब्लैक रोब वाले आदमी ने सर हिला दिया। फिर उसके रोब से एक मिस्टीरियस ब्लैक रून अलग हुआ और धीरे से उनके सामने वाले वॉइड में अटैच हो गया। ये क्या? जैसे ही उसने ऐसा किया, सीक्रेट पैसेज का एग्जिट सीधा उन दोनों के सामने ट्रांसफर हो गया। लॉर्ड हाउनियर, काफ़ी टाइम हो गया। अगले मोमेंट वॉइड हल्का सा हिलने लगा और एक हैंडसम फिगर धीरे से बाहर आया। गोस्ट सन? हाउनियर हैरान हो गई। तुम अभी तक जिंदा हो? ब्लैक रोब वाला आदमी भी शॉक हो गया। हे, मेरे लॉर्ड की ब्लेसिंग से मैं अभी तक जिंदा हूं। मेरे लॉर्ड? ग्लूमी सोल, तुम क्या कहना चाहते हो? ब्लैक रोब वाला आदमी कंफ्यूज हो गया।
शुरू में जब सोल ईटर मास्टर और लॉर्ड ली सोल के बीच ग्रेट बैटल हुआ था और सोल ईटर मास्टर डिफीट होकर मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गए थे, तब लॉर्ड ली सोल ने अपने सिवियरली इंजर्ड बॉडी के साथ सोल ईटर डोमेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। लेकिन हाउ नियर ने डेस्परेट फाइट की और लॉर्ड ली सोल को रोक दिया, इसीलिए उसने अपना प्लान छोड़ दिया। पिछली बैटल में ली सोल टेरिटरी के हाई लेवल एक्सपर्ट्स भी काफ़ी हैवी लॉसेस सफ़र कर चुके थे, इसलिए आखिर में लॉर्ड ली सोल कुछ सोल ईटर एक्सपर्ट्स को लेके चला गया और फिर वापस चला गया। उसने ऐसा सोल ईटर डोमेन की स्ट्रेंथ कमज़ोर करने के लिए किया था। अगर उस वक्त सोल ईटर मास्टर ना होते और लॉर्ड ली सोल जिद करता तो वो 70% चांस के साथ सोल ईटर डोमेन को डिस्ट्रॉय करके अब्जॉर्ब कर सकता था। सोल सन, मैं उम्मीद करता हूँ तुम सेनेट से उस टाइम की बात को लेकर नफरत नहीं रखते। वो सब मेरे खुद के डिसीजंस थे। अगर ब्लेम करना है तो मुझे करो, हाउ नियर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। लॉर्ड हाउ नियर, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब मेरे लॉर्ड मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गए थे, तब अगर उस वक्त आप खड़ी ना होती तो हमारा सोल ईटर डोमेन शायद खत्म हो चुका होता। गोस्ट सन, तुमने अभी कहा था कि मेरे लॉर्ड ने तुम्हें बचाया? हाँ, जब हमें लॉर्ड ली सोल ले गए थे तब बहुत से स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को सीधा मार दिया गया। जो पावरफुल लोग बचे थे उन्होंने रेजिस्टेंस किया, इसलिए उन्हें ली सोल टेरिटरी के सील्ड प्लेसेस में इम्प्रिजन कर दिया गया। मैं इनहुन ईस्ट कॉन्टिनेंट के आइस और फायर आइलैंड पर इम्प्रिजन था। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात मास्टर से हो गई और उन्होंने मुझे रेस्क्यू कर लिया। इस बार सोल ईटर वापस आने का पर्पस भी लॉर्ड हाउ नियर को मास्टर का रिवेंज प्लान बताना है। गोस्ट सन, तुम इतने सालों से कैप्चर्ड थे, कौन जाने तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी हो। ली सोल टेरिटरी पर अटैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ब्लैक रोब वाले आदमी ने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोला। वो भी रिवेंज लेना चाहते थे, लेकिन ली सोल टेरिटरी की स्ट्रेंथ उनसे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। माय लॉर्ड ने पहले ही इस सिचुएशन को एक्सपेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने अपना पाम खोला। उनकी पाम में एक छोटा सा ब्लड कलर्ड रून था जिसमें डार्क और ब्लडी ऑरा थी। ये सोल ईटर टालिस्मन? ब्लैक रोब वाला आदमी शॉक हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? इस पर सच में मास्टर की ऑरा है। हाउ नियर की आंखों ने उस ब्लड रून को देखा और तुरंत सोल ईटर मास्टर की फैमिलियर ऑरा को फील कर लिया। गोस्ट सन, वेलकम होम। आज अच्छे से रेस्ट करो। कल मैं सेनेट के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को गैदर करूंगी और हम सब मिलकर ली सोल डोमेन पर अटैक का प्लान डिस्कस करेंगे। हाउ नियर की आंखों में रिलीफ और सेटिस्फैक्शन था। लेकिन योर मैजेस्टी, सेनेट के स्टबर्न ओल्ड मेंबर्स शायद इतनी इजीली अग्री नहीं करेंगे। इतने सालों की मैनेजमेंट के बाद सोल ईटर अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है। अगर फिर से हैवी लॉसेस हुए तो ब्लैक रोब वाला आदमी वरिड था। बूम, डार्कनेस। मैं जानती हूँ तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन सोल ईटर टैलिस्मन यहाँ है। अगर कोई ऑर्डर डिसोबे करेगा तो उसे बिना मर्सी के मार दिया जाएगा, चाहे वो सेनेट ही क्यों ना हो। जी योर मैजेस्टी। गोस्ट सन और ब्लैक रोब वाले आदमी दोनों रिस्पेक्ट से बोले। गोस्ट सन को अब समझ आ गया कि हाउ नियर क्यों सोल ईटर मास्टर की सबसे प्राउड डिसाइपल थी। उसकी एरोगेंस और डोमिनेंस किसी अनऑर्थोडॉक्स इंसान से कम नहीं थी। मास्टर, थोड़ा वेट कीजिए। इस बार नियर आपका रिवेंज लेगी और आपको वापस घर लाएगी। हाउ नियर वापस सिल्वर थ्रोन पर बैठ गई। उसके बॉडी से वर्ल्ड डोमिनेटिंग ऑरा पूरे पैलेस में फैल गई। इस तरह सोल ईटर ने प्लानिंग और प्रेपरेशन शुरू कर दी। जब प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तब वो सीधा ली सोल डोमेन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करेंगे, और उस वक्त शायो येन भी शायद 4 ग्रेट कोर्ट्स के साथ मिलकर सोल ईटर मास्टर की ओरिजिनल पावर रिस्टोर करने में हेल्प कर रहा होगा। सब कुछ धीरे धीरे और ऑर्डरली तरीके से आगे बढ़ रहा था। बैटल थ्रू द हेवेंस की कहानी, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1307। इनिशियल स्टेज, होली ऑर्डर फाइटिंग स्किल, मैजिक वुड मैप। 50 लोगों में से टॉप 25 तक पहुंचने वाली कंपटीशन टोटल 10 दिन तक चली। शाओ यान और उसकी टीम ने अपना मैच पहले ही दिन फिनिश कर लिया था। इस दिन शाओ यान अपने रूम में बैठा था और अपने बॉडी के फाइटिंग ची को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। अभी शाओ यान की फाइटिंग ची अर्ली 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल स्टेज के पीक पर पहुंच चुकी थी, और वो मिड 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल स्टेज से सिर्फ एक स्टेप दूर था। हाँ, नहीं, अभी भी थोड़ा सा कम है। कुछ देर बाद शाओ यान सीधा बेड पर से उठकर बैठ गया और सर हिलाकर बोला, छोड़ो, लगता है अभी कुछ टाइम तक 2 स्टार दौसियान के मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं हो पाऊंगा। शाओ यान ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा। वो चाहता था कि कंपटीशन के बाकी कुछ दिनों में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ले, लेकिन इतना छोटा सा रैंक गैप भी एक गहरी खाई जैसा लग रहा था। शाओ यान चाहे कितना भी सोच ले, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। स्ट्रेंथ की बात में जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसमें नेचुरल प्रोग्रेशन जरूरी होती है, सोल ईटर मास्टर ने समझाया। शाओ यान ने हल्का सा सर हिला दिया और ब्रेक थ्रू की कोशिश बंद कर दी। अगर वो जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करता तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते थे।
वैसे क्या तुम्हें आइस एंड फायर आइलैंड पर एक वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल स्क्रोल नहीं मिला था? उस वक्त तुम्हारी मू शाओ के साथ फाइट भी हुई थी, इसलिए तुम्हें कुछ इनसाइट्स भी मिले होंगे। क्यों ना अब उस स्क्रोल को निकालकर प्रैक्टिस करो, शायद इसका इफेक्ट डबल हो जाए, सोल ईटर मास्टर ने कहा। हाँ, शाओयान ये सुनकर खुश हो गया। अगर उसके मास्टर ने याद नहीं दिलाया होता तो वो उस स्क्रोल को भूल ही गया था। आइस एंड फायर आइलैंड पर मिला वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल क्लियरली लो लेवल का नहीं था। अब ये शाओयान के लिए एक और पावरफुल ट्रम्प कार्ड बन सकता था। शुआ शुआ। शाओयान ने अपनी पावरफुल सोल पावर यूज करके पूरे वुडन हाउस को कवर कर लिया ताकि वो सेफली नेक्स्ट स्टेप कर सके। बाहर ट्रैवल करते वक्त उसने ये हैबिट बना ली थी। टॉप 25 का फाइनल कंपटीशन 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाला था, इसलिए शाओयान को टाइम की टेंशन नहीं थी। उम्मीद है ये कोई अच्छी चीज होगी। शाओयान ने अपनी एक्सेप्टेंस रिंग घुमाई और आइस एंड फायर आइलैंड से मिला स्क्रोल बाहर निकाल लिया। इस स्क्रोल का मटेरियल हाई क्वालिटी शीप स्किन था, लेकिन उसकी शाइन काफी डल थी। पता नहीं क्यों। वुड एट्रीब्यूट, शाओयान धीरे से बोला। उसने शीप स्किन स्क्रोल से एक फेमिलियर ऑरा फील की। ये ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि शाओयान के वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग कोर ने भी रिएक्शन दिया। फिर शाओयान ने बिना डिले किए अपने बॉडी के डॉची सी में मौजूद सेकंड डॉक और एक्टिवेट कर दिया। विंग विंग। एक हल्की सी ग्रीन फायरफ्लाई जैसी ऑरा शाओयान के डॉची सी से निकली और स्क्रोल में चली गई। जैसे ही ये ऑरा स्क्रोल में गई, डल शीप स्किन स्क्रोल में अचानक लाइफ एनर्जी भर गई। स्ट्रॉन्ग वुड एट्रीब्यूट एनर्जी बाहर आने लगी और स्क्रोल से एक पावरफुल एटमॉस्फेयर फैल गया। मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन क्लियरली इसे एक्टिवेट करने के लिए वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग ची की जरूरत है। शाओयान मुस्कुराया। अब देखते हैं ये असल में क्या है। शाओयान ने स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़ लिया। बज़। जैसे ही उसने स्क्रोल को पकड़ा, एक डैज़लिंग ग्रीन ऑरा फूट पड़ी और स्ट्रॉन्ग वुड एट्रीब्यूट एनर्जी हवा में फैल गई। सेक्रेड लेवल प्राइमरी वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल, मैजिक वुड मैप। मैजिक वुड मैप का टाइप वुड एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, जिसमें वाइन्स, ट्रीज, डेड लीव्स और ग्रास सब इंक्लूड होते हैं। ये फाइटिंग स्किल मेनली एनिमी को एंटैंगल और बाइंड करने के लिए यूज होती है। अगर फुल पावर से यूज की जाए तो ये डजन्स ऑफ माइल्स के एरिया में ट्रीज को कंट्रोल या समन कर सकती है। फिर वो ट्रीज वाइडली ग्रो करके एनिमी को एंटैंगल, अटैक और इम्प्रिजन कर सकते हैं। ये फाइटिंग स्किल किलिंग और एस्केपिंग दोनों के लिए एक रेयर ट्रेजर है। जैसे ही शाओयान की सोल पावर ने स्क्रोल को प्रोब किया, एक मैजेस्टिक वॉइस स्पेस में गूंज उठी। यह सिर्फ एक लेफ्ट ओवर सोल इम्प्रिंट था। फिर भी शाओयान थोड़ा शॉक हो गया। इससे पता चलता था कि इस फाइटिंग स्किल का क्रिएटर अपनी लाइफ में कितना टेरिफाइंग स्ट्रांग रहा होगा। मैजिक वुड मैप। इसकी डिफेंसिव एबिलिटी तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है, सोल ईटर मास्टर ने मुस्कुराया। इसे यूज करने के लिए फॉरेस्ट या वुड एट्रीब्यूट एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है। स्काई में भी कहीं पर यूज किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली जहां वुड एट्रीब्यूट एनर्जी ज्यादा होगी, वहां इसका पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक बार कास्ट होने के बाद मैजिक वुड कास्टर की इंटेंशन के हिसाब से अटैक या डिफेंड करेगा। क्रैश। जैसे ही सोल ईटर मास्टर की बात खत्म हुई, स्क्रोल से निकली ग्रीन ऑरा अचानक हिल गई और शाओयान को सीधा उसके अंदर खींच लिया। फाइटिंग स्किल स्क्रोल का इनर स्पेस। शाओयान थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। बहुत से हाई लेवल फाइटिंग स्किल्स में बेसिक कल्टीवेशन मेथड स्क्रोल में होता है, लेकिन उसके अंदर क्रिएटर का एक सोल इम्प्रिंट भी होता है ताकि फ्यूचर कल्टीवेटर्स उस स्किल को बेटर समझ सकें। वो क्या है? शाओयान ने देखा कि उसके सामने एक फैंटम फिगर खड़ा है। वो फैंटम जैसे बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहा था। जब शाओयान अंदर आया तब उसने मूवमेंट की। ध्यान से देखना, ये फाइटिंग स्किल क्रिएटर की एनर्जी का ट्रेस है। इसमें मैजिक वुड मैप का डेमोन्स्ट्रेशन है। सोल ईटर मास्टर जोर से बोला। जी। शाओयान ने अपनी सोल पावर रिलीज की और फैंटम के हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करने लगा। हो। फैंटम ने शाओयान को एक बार देखा और फिर उसका बॉडी एक्सप्लोड जैसा हो गया। स्ट्रेंज लाइन स्पेस में फैलने लगी। मैजिक मुतु। एक पावरफुल रोर पूरे स्पेस में गूंज उठा। उसके बाद ह्यूज ग्रीन वाइन्स, स्काई टचिंग ट्रीज और काउंटलेस डेड लीव्स अचानक फैंटम के आसपास अपीयर हो गए। कितना पावरफुल है! उन मैजिक ट्रीज की स्ट्रेंथ फील करके शाओयान हैरान हो गया। विंग विंग। थोड़ी देर बाद वो मैजिक ट्रीज क्रेजी स्पीड से ग्रो करने लगे। उनकी ग्रोथ स्पीड देखकर शाओयान भी शॉक हो गया। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, बल्कि उनकी ऑरा भी और ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। ये तो टेरिफाइंग है। शाओयान वाइन्स और लीव्स को देखकर एक्साइटेड हो गया। अगर मेरे पास ये फाइटिंग स्किल हो तो मेरी एबिलिटीज और भी स्ट्रांग हो जाएंगी।
शाओयान मुस्कुराया। फिर बिना डिले किए वो सीधा क्रॉस लेग्ड बैठ गया और मैजिक वुड मैप की कल्टीवेशन शुरू कर दी। इस फाइटिंग स्किल की पावर शाओयान की इमेजिनेशन से भी ज्यादा थी। लेकिन कल्टीवेशन के मामले में शाओयान का कॉन्फिडेंस भी काफी स्ट्रांग था। बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1308, मर्सिनरी यूनियन पैस्टोरल। एक महीना पल भर में बीत गया। इस एक महीने के दौरान यू रैन रैन और ल्यू किंग कई बार शाओयान को मिलने आए। ऑब्वियसली उन्हें शाओयान से कुछ बात करनी थी, लेकिन जब उन्होंने शाओयान के रेजिडेंस के बाहर की पावरफुल ऑरा देखी तो दोनों को अंदाजा हो गया कि शाओयान रिट्रीट में है, इसलिए उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। अगर वो बिना सोचे डिस्टर्ब करते तो हो सकता था शाओयान का कल्टीवेशन प्रोसेस बिगड़ जाता। सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है बिग ब्रदर शाओयान टॉप 3 में आ पाएंगे? पवेलियन में बैठी यू वेई ने अपनी चिन पर हाथ रखकर पूछा। जब से यू रैन थंडर रेल आई थी तब से यू रैन रैन ने यू वेई को काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा हुआ था। यू वेई ज़्यादातर अपने रूम में ही रहती थी। इसका रीज़न ये था कि यू रैन रैन ने यू वेई को कुछ पावरफुल मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्किल्स दिए थे, जिस वजह से यू वेई ज़्यादा टाइम कल्टीवेशन में स्पेंड कर रही थी। होप तो काफ़ी है, लेकिन इस बार टॉप 25 में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं। वो सब बहुत पावरफुल हैं। सच कहूँ तो मुझे खुद भी टॉप 10 में आने का ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। यू रैन रैन ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा। नहीं सिस्टर, आप तो बहुत पावरफुल हो। यू वेई ने तुरंत कंफर्ट करने की कोशिश की। वैंग। जब दोनों बात कर रही थी तब ल्यू किंग और डू क्वीफी की फिगर्स धीरे से पवेलियन के बाहर अपीयर हुईं। क्या कोइंसिडेंस है? डू क्वीफी ने आगे बढ़कर यू रैन रैन को ग्रीट किया। तुम भी बिग ब्रदर शाओयान को ढूंढने आई हो? यू वेई को ल्यू किंग और डू क्वीफी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उसने देखा कि उनका उसकी सिस्टर से क्लोज रिलेशन है और पवेलियन से थोड़ा ही दूर शाओयान का रेजिडेंस भी था। वेयर, तुम वापस जाओ। आज टॉप 25 कंपटीशन का दिन है। फिलहाल तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। सेकंड स्टेज में मैं तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने का चांस दूंगी। यू रैन रैन ने मुस्कुराकर यू वेई के फोरहेड को टच किया। यू वेई ने हल्का सा सिर हिला दिया और वापस चली गई। चलो हम भी चलते हैं, यू रैन रैन ने धीरे से कहा और शाओयान के रेजिडेंट्स की तरफ चल पड़ी। तीनों लड़कियां साथ साथ शाओयान के रेजिडेंट्स की तरफ चल रही थीं। उन्हें देखकर आसपास के कई डिसाइपल्स जेलस हो गए। आखिर तीनों लड़कियां ब्यूटी में टॉप लेवल की थीं। मैं तो तुम लोगों को ढूंढने ही वाला था। तीनों लड़कियां थोड़ी ही दूर चली थीं कि शाओयान की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा हुआ तुम रिट्रीट से बाहर आ गए, वरना टॉप 25 कंपटीशन में तुम्हारी एंट्री ही कैंसिल हो जाती। डू क्वीफी हंसकर बोली। क्या करूं, मजबूरी थी। कंपटीशन के दौरान मुझे कुछ इंसाइट्स मिले थे, इसलिए मैंने 1 महीने का ब्रेक यूज करके रिट्रीट कर ली। शाओयान ने हेल्पलेसली सिर हिला दिया। चलो। अगले मोमेंट शाओयान ने मुस्कुराकर कहा और फिर तीनों के साथ स्पेस टेलीपोर्टेशन से वहां से निकल गया। क्रैश। कुछ देर बाद चारों लोग डेजर्टेड एरिना में पहुंच गए। ये कौन सा अंधा आदमी है? क्या इसे नहीं पता मिस क्वीफी हमारे यंग मास्टर की फेवरेट है? इतना क्लोज आकर क्या ये मरना चाहता है? जैसे ही शाओयान, एक आदमी और 3 लड़कियां एरिना में आए, आसपास के लोगों की जेलस और हेटफुल नजरें तुरंत उन पर पड़ गईं। ये तो सच में डिजास्टर है। शाओयान ने तीनों लड़कियों को देखा। हर एक लड़की की अपनी अलग चार्म थी, लेकिन उसने आसपास के लोगों की बात को इग्नोर कर दिया। हे शाओयान। अगले मोमेंट डू क्वीफी ने आसपास देखा और कुछ फेमिलियर फेसेस को नोटिस किया, जैसे फेंगा वैली का फेंगयू और 6 होली रिलीजन की स्पाइडर ली। फिर वो शाओयान के पास आई और एक बहुत ही इंटीमेट एक्शन किया। सब लोगों ने देखा कि डू क्वीफी ने अपना हाथ शाओयान के पास लाकर धीरे से उसके कान में कहा, उस आदमी को देखा तुमने? वो बहुत अनोइंग है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा शील्ड बन सकते हो? बाद में तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ओ। शाओयान ने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा। उसने एक आदमी को देखा जिसके बॉडी से वायलेंट ऑरा आ रही थी। वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में था और उसके फेस पर छोटे छोटे स्कार्स थे। पहली नज़र में ही लग रहा था कि वो सालों से लाइफ एंड डेथ बैटल्स में रहा है। हेलो, मर्सनरी यूनियन का मूगे। शाओयान रिएक्ट करे उससे पहले ही वो आदमी शाओयान के पास आ गया और अपना हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ा दिया, लेकिन शाओयान को उसके टोन में थोड़ा एंगर फील हुआ। शाओयान। सिचुएशन को संभालते हुए शाओयान ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। श्वा। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, एरिना में अचानक स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी। सरफेस पर वो हैंडशेक कर रहे थे, लेकिन असल में वो सीक्रेटली स्ट्रेंथ कंपीट कर रहे थे। डैम, इस लड़के की स्ट्रेंथ सिंपल नहीं लग रही। मूगे थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार डोजियान परफेक्शन स्टेज पर थी और वो थंडर सिटी के यंगर जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स में से एक था। लेकिन शाओयान का सामना करते वक्त उसे एक अनफेदमेबल फीलिंग आ रही थी, जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। ये आदमी कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। शाओयान भी मूगे के पाम से आने वाली फोर्स फील कर रहा था, लेकिन शाओयान एक स्टेप भी पीछे नहीं हटा।
बस करो, डू क्वीफी ने थोड़ा गुस्से से कहा जब उसने देखा कि दोनों का हैंडशेक काफी देर तक चल रहा है। फेयर, काफी टाइम हो गया। डू क्वीफी के बोलते ही दोनों ने अपने हाथ वापस ले लिए और मूगे ने ऑकवर्डली अपना सिर स्क्रैच किया। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तुम अच्छा परफॉर्म करना, डू क्वीफी ने थोड़ा कोल्ड टोन में कहा। मूगे मर्सनरी यूनियन का सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस था। अपनी टैलेंट और स्ट्रेंथ की वजह से उसने कई बार अपने फादर से डू क्वीफी से मैरिज प्रपोजल भेजा था, लेकिन डू क्वीफी के फादर ने कभी अग्री नहीं किया। फिर भी मूगे हर वक्त अपनी एडमिरेशन दिखाता रहता था, जिस वजह से डू क्वीफी काफी अनॉयड रहती थी। हे, लगता है आज सब लोग जल्दी आ गए। इसी वक्त द्वान तियान फेंग की आवाज सुनाई दी। आज से तुम 25 कंटेस्टेंट्स में से एक एक करके टॉप 12 के लिए compete करोगे। टॉप 12, लेकिन कंटेस्टेंट्स तो 25 हैं। एक एक्स्ट्रा पर्सन का क्या होगा? एक एक्स्ट्रा पर्सन होगा जो डायरेक्टली टॉप 12 में एडवांस हो जाएगा। टोटल 12 बैटल्स होंगी और एक कंटेस्टेंट बच जाएगा। पता नहीं कौन इतना लकी होगा। चलो शुरू करते हैं। आज के कंटेस्टेंट्स सब स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए हर मैच बहुत एक्साइटिंग होगा। साइड के कंटेस्टेंट्स भी एक्साइटेड हो गए, तो फिर शुरू करते हैं। इस बार भी कंपटीशन लॉटरी ड्रॉ से डिसाइड होगा। द्वान त्यान फेंग के बोलते ही वुडन लॉटरी बॉक्स सामने आ गया। चलो, शाओयान ने यू रैन रैन को सिग्नल दिया और दोनों ड्रॉ करने चले गए। कुछ देर बाद शाओयान और यू रैन रैन दोनों वापस आ गए। उनके हाथ में एक नोट था। मेरा ब्लू नंबर 1 है। शाओयान, तुम्हारा नंबर क्या है? डू क्वीफी ने क्यूरियसली पूछा। मेरा बाय है। शाओयान ने हेल्पलेसली नोट दिखा दिया। क्या? ये सुनकर तीनों लड़कियां शॉक हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शाओयान जैसा टेरिफाइंग एक्सपर्ट इतना लकी भी हो सकता है। कुछ देर बाद अब नंबर 1 कंटेस्टेंट्स एरिना में आए। द्वान त्यान फेंग की आवाज धीरे से गूंजी। डूइंग कंटेस्टेंट्स जो सेम नंबर 1 है, प्लीज अरीना में एंटर करें। दूतियान फेंग की आवाज धीरे धीरे अरीना की बाहर तक फैल गई। टॉप 25 और टॉप 12 के बीच का कंपटीशन बहुत ही एक्साइटिंग था। मैं पहले जाती हूँ, यू रान रान ने शाओयान को मुस्कुराकर कहा। फिर एक लंबी सांस ली और कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ गई। पॉप की आवाज़ के साथ वो एनर्जी लाइट शील्ड को क्रॉस करके सीधा कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के अंदर चली गई और बैटल का वेट करने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा ओपोनेंट एक्चुअली वो होगी। अगले मोमेंट क्राउड में मूगे की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो भी क्राउड से बाहर आया और कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में एंटर हो गया। डैम, रैन रैन इस आदमी का मैच नहीं है। ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मूगे को देखते ही शाओयान शॉक हो गया। शाओयान के दिल में यू रैन रैन के लिए काफ़ी गुडविल थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो। जल्दी, अगर थोड़ी देर में हारने लगे तो डिफीट एडमिट कर लेना। ये आदमी बहुत स्ट्रांग है। अगले मोमेंट शाओयान की पावरफुल सोल फोर्स ने उसका मैसेज क्वाइटली एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके यू रैन रैन तक पहुंचा दिया। ओह, सोल वॉइस ट्रांसमिशन! इतनी स्ट्रांग एन्चांटमेंट एनर्जी को पेनिट्रेट कर पाना, लगता है इस आदमी की सोल पावर भी वीक नहीं है। मूगे ने शाओयान की एक्शन नोटिस करके कहा। हो, वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कौन जीतेगा ये अभी पता नहीं। यू रैन रैन ने शाओयान की सोल ट्रांसमिशन को ईजिली क्रश कर दिया और अपनी ब्यूटीफुल आइज मूगे की तरफ कर दी। उसे पता था कि वो किसी भी हाल में मूगे का मैच नहीं है, लेकिन यू रैन रैन ऐसी नहीं थी जो डिफिकल्टी देखकर पीछे हट जाए। चाहे वो फेल हो जाए, फिर भी वो शाओयान के लिए कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर निकालना चाहती थी। तुम डिफीट एडमिट कर दो। मेरी बैटल्स में मेल और फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर बैटल हुई तो किसी एक को इंजरी या डेथ हो सकती है, और तुम चीफ ए की फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मूगे ने हल्का सा कहा और अभी अटैक करने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया। मूगे की स्ट्रेंथ 2 स्टार डोसियन परफेक्शन लेवल पर थी, और इस स्ट्रेंथ के साथ वो ऑर्डिनरी 3 स्टार डोसियन अर्ली स्टेज एक्सपर्ट से भी फाइट कर सकता था। यू रैन रैन जैसी ओपोनेंट उसके लिए बिल्कुल एक एंट जैसी थी। किसने कहा कि विमेन मेन से इन्फीरियर होती हैं? बकवास बंद करो, मेरा अटैक देखो। विंड वर्लविंड। अगला मोमेंट यू रैन रैन ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। सायन कलर्ड डोची तुरंत सर्कुलेट होने लगी और एक पावरफुल अटैक मूगे की तरफ चला गया। जब तुम खुद डेथ को इनवाइट कर रही हो तो मुझे ब्लेम मत करना। मूगे यू रैन रैन की करेज देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। दोनों के बीच पावर गैप बहुत ज्यादा था, फिर भी यू रैन रैन बिना डरे अटैक कर रही थी। क्रैश। यू रैन रैन को पता था कि उसके सामने थंडर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस मूगे खड़ा है, इसलिए उसने बिल्कुल भी रिस्ट्रेंट नहीं रखा और सीधा पावरफुल अटैक लॉन्च कर दिया। अरीना के बाहर सब लोगों ने देखा कि यू रैन रैन का डेलिकेट बॉडी सायन डोची से घिरा हुआ था। वो डोची तुरंत एक 10 ऑफ मीटर्स बड़ा हरिकेन बन गई। उस हरिकेन की टेरिफाइंग एनर्जी ने कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के स्काई में भी क्रैक्स क्रिएट कर दिए। अटैक काफी अच्छा है। मूगे अभी भी बिल्कुल काम था और उसने कोई मूव नहीं किया। ये आदमी ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहा, बाहर खड़े कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा। यू रैन रैन की स्ट्रेंथ भले ही कम थी, लेकिन उसका अटैक इतना पावरफुल था कि 2 स्टार डोसियन परफेक्शन एक्सपर्ट भी सीरियसली इंजर्ड हो सकता था।
लगता है मूगे की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गई है। फेंगहुआ वैली के फेंग यू ने कहा, उसे भी मूगे का सामना करते वक्त ह्यूज प्रेशर फील होता था, जबकि यू रैन रैन की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार डोसियन लेट स्टेज थी। क्या मूगे इसे लाइटली ले रहा है? साइड में खड़ी ल्यू किंग ने पूछा। नहीं, मैं एक बार मूगे से फाइट कर चुका हूं और हर जगह सप्रेस हो गया था। ये आदमी सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, इसने मर्सनरी यूनियन के कई डेंजरस मिशंस भी कंप्लीट किए हैं। ये एक रियल पावर हाउस है। दूध के फेई की वाटरी आइज में भी सीरियसनेस थी। अगर वो खुद मूगे से फाइट करें तो उसके जीतने के चांसेस भी काफी कम थे। वो हार जाएगी, वो सिर्फ मूगे की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रही है। शाओयान ने यू रैन रैन के अटैक और उसके पहले की सोल ट्रांसमिशन को याद करके तुरंत समझ लिया। बूम! छोटा हरिकेन एक डेथ रे की तरह लाइटनिंग स्पीड से मूगे की तरफ आया। दा। लेकिन जब ये डिवास्टेटिंग अटैक मूगे के पास पहुंचा, मूगे ने बस एक फिंगर आगे बढ़ाई। उस फिंगर के टच से वो हरिकेन आइस क्यूब की तरह इंस्टेंटली फ्रीज हो गया और फिर सबके सामने धीरे धीरे पीसेज में टूट गया। आइस एट्रीब्यूट। अपना अटैक इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय होते देख यू रैन रैन समझ गई कि मूगे का एट्रीब्यूट क्या है। आइस एट्रीब्यूट वाटर एट्रीब्यूट जैसा होता है, लेकिन फिर भी कंप्लीटली डिफरेंट है। आइस एट्रीब्यूट की विंडिक्टिविटी और कंट्रोल वाटर एट्रीब्यूट से भी ज्यादा होता है। आइस और वाटर फायर को बुझा सकते हैं, लेकिन अगर फ्लेम की पावर ज्यादा हो तो वो आइस और वाटर को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। भागना चाहती हो? मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। मैंने कहा था अगर डिफीट एडमिट नहीं किया तो ये जगह तुम्हारी सेमेट्री बन जाएगी। फ्रोजन। बैंग बैंग बैंग। मूगे की आवाज के साथ ही कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के ऊपर एक टेरिफाइंग कोल्ड ऑरा स्प्रेड हो गई। आइस एट्रीब्यूट की स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की वजह से पूरा स्पेस टेम्परेरीली इम्प्रिजन हो गया। वॉल ऑफ विंड। यू रैन रैन ने ट्रेमेंडस प्रेशर फील किया और तुरंत अपने डोची से एक सायन लाइट शील्ड बना दिया ताकि कोल्ड ऑरा को ब्लॉक कर सके। सीसी। इस वक्त मूगे के बॉडी से मिल्की वाइट एनर्जी निकल रही थी। इस एनर्जी में टेरिफाइंग कोल्ड ऑरा मिक्स थी। अगर कोई इस एनर्जी के कांटेक्ट में ज्यादा देर रहे तो उसके ओरिजिन को डैमेज हो सकता है। आइस पिक्स। पूरा स्काई मिल्की वाइट कोल्ड ऑरा से भर गया था। मूगे ने थोड़ा सा हम किया और उस कोल्ड ऑरा से एक जायंट मिल्की वाइट सॉर्ट स्लोली अपीयर हुई। उस जायंट सॉर्ट से कोई स्पेशल ऑरा नहीं निकल रही थी, लेकिन उसे देखकर शाओयान को भी अपने हार्ट में फियर फील हुआ। रैन रैन, बस करो, इतना काफी है। शाओयान के माउथ से एक लाउड रोर निकला। मैं हार मानती हूँ। शाओयान की आवाज सुनकर यू रैन रैन और अग्रेसिव अटैक करने वाली थी, लेकिन उसने हल्का सा सिर हिला दिया। यू रैन रैन वर्सेस मूगे। मूगे विन्स। दूतियन फिल्म तुरंत कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में अपीयर हो गया और मूगे का टेरिफाइंग अटैक तुरंत डिसिपेट हो गया। अरीना से बाहर आते ही यू रैन रैन की लेग्स सडनली वीक हो गईं और वो गिरने लगी। उसका फेस काफी पेल और एग्जॉस्टेड लग रहा था। तुम ठीक हो? शाओयान तुरंत उसके पास आया। सॉरी, मैं उसे ज्यादा फोर्स नहीं कर पाई। यू रैन रैन के पेल फेस पर गिल्ट का शैडो था। टेंशन मत लो, इस आदमी को मैं पर्सनली डिफीट करूंगा, शाओयान ने रीअश्योरिंग स्माइल के साथ कहा। ये बास्टर्ड। दूध के फई ने मूगे को देखकर गुस्से में कर्स किया। ल्यू किंग, रैन रैन को वापस रेस्ट के लिए ले जाओ, मैं यहाँ और मैचेस देखना चाहता हूँ। शाओयान की आइज फियर्स हो गईं और उसके बॉडी से वायलेंट ऑरा निकलने लगा। क्लियरली मूगे ने शाओयान के अंदर किलिंग इंटेंट जगा दिया था। ल्यू किंग ने हल्का सा सिर हिलाया और यू रैन रैन को रेस्ट के लिए वापस ले गई। Battle through the heavens, God the Flame Emperor, Episode 1310, Bonus, Thor Scroll। ब्रदर मूगे, आज की फाइट में आप सच में बहुत टायरैनिकल थे। जैसे ही मूगे अरीना में वापस आया, एक फिगर धीरे से बोला। इस फिगर की स्ट्रेंथ भी 2 स्टार डाउ शेन लेट स्टेज में थी, लेकिन वो पूरा दिन मूगे के आसपास ही घूमता रहता था, बिल्कुल एक फ्लैटरिंग विलन की तरह। तुम्हारा ओपोनेंट भी वीक नहीं लग रहा। मूगे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा जवाब दिया। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो समझ गया था कि इस आदमी के मन में कोई कैलकुलेशन चल रही है, इसलिए वो इजीली फूल नहीं होने वाला था। इस आदमी का नाम हुआंग हू था। वो लई चिंग की एक ज्यादा स्ट्रांग नहीं पर ठीक ठाक फैमिली से था, लेकिन ये आदमी अपना काम ढंग से नहीं करता था। वो पूरा दिन 8 मेजर फैमिलीज के डिसाइपल्स के आसपास रहता, उन्हें फ्लैटर करता और उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता ताकि उसकी फैमिली को भी बेनिफिट मिल सके। हुआंग हू ने यह सुनकर हल्का सा सिर हिलाया और फिर कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में एंटर करके बैटल स्टार्ट कर दी। कीफई, मैंने अभी तुम्हें फेस दिया था, है ना? वरना जब मैं किसी और कंटेस्टेंट से लड़ता हूं तो जब मेरा आइस एट्रीब्यूट चिल अपीयर होता है तब तक ओपोनेंट एक कोल्ड कॉप्स बन चुका होता है। मूगे ने दू कीफई की तरफ देखकर धीरे से कहा। ये आदमी। दू कीफई ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में चल रही बैटल को देखने लगी। लेकिन दू कीफई के पास खड़ा आदमी मैजेस्टिक किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था। इस आदमी की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार डाउ शेन अर्ली स्टेज में है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगले बैटल में इसका सामना मुझसे हो। शायद ये एक इंटरेस्टिंग ओपोनेंट हो सकता है। मूबे ने शाओयान की तरफ देखते हुए कहा। उसने शाओयान की बॉडी से निकलती वायलेंट ऑरा नोटिस कर ली थी। ऐसी ऑरा सिर्फ उन लोगों में होती है जो रियल लाइफ एंड डेथ बैटल से गुजर चुके होते हैं।
सेकेंड बैटल हुआंग हू विंस। दुआन तियानफंग लगातार रिजल्ट्स अनाउंस कर रहा था। अरीना पूरा दिन ब्राइट लाइट से रोशन था और टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। 1 महीने की कंपटीशन के बाद 25 इंटेंस बैटल्स हो चुकी थीं। इनमें से लई चेंग की 8 मेजर फोर्सेस में से रिफाइनिंग फार्मासिस्ट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी 7 मेजर फोर्सेस के डिसाइपल्स सक्सेसफुली टॉप 12 में पहुंच गए थे। इन 7 फोर्सेस के डिसाइपल्स अब शाओ यान के स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स बन गए थे। 1 महीने की कंपटीशन के बाद हमारे फर्स्ट स्टेज के टॉप 12 स्मूथली डिसाइड हो गए हैं। नहीं, सही बोलें तो टॉप 13। दुआन तियानफंग ने करेक्शन किया। 3 डेज के रेस्ट के बाद अगला कंपटीशन होगा। उसमें टॉप 9 डायरेक्टली एडवांस होंगे, फिर टॉप 6 और उसके बाद टॉप 3 डिसाइड किए जाएंगे। दुआन तियानफंग ने कंटिन्यू किया। टॉप 3 तो ऑलरेडी टॉप 9 में एडवांस हो सकते हैं और उन्हें 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। फिर टॉप 6 और टॉप 3 के लिए फाइट क्यों? फैंग यू ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछा। जो तुम कह रहे हो वो सही है। टॉप 9 को 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशन मिलती है, लेकिन टॉप 3 को स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। टॉप 3 को रिवॉर्ड? ये सुनकर सब कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। फर्स्ट स्टेज के फाइनल रिवॉर्ड्स डिसाइड हो चुके हैं। फर्स्ट प्लेस को मिलेगा थॉर स्क्रोल, सेकंड प्लेस को मिलेगा एक कंप्लीट सेट वेपन्स और बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, थर्ड प्लेस को मिलेगा वैली ओनर के द्वारा बनाया गया 3rd ग्रेड फेरी वेपन, 4th से 9th प्लेस तक डायरेक्टली एडवांस हो जाएंगे। अगर तुम लोग टॉप 3 के लिए कंपीट नहीं करना चाहते तो टॉप 9 डिसाइड होने के बाद विथड्रॉ भी कर सकते हो, दुआन तियानफंग ने धीरे से कहा। थॉर स्क्रोल? ये कैसे पॉसिबल है कि छोटी सी फोर्जिंग नाइफ थंडर वैली के पास ये हो? दुआन तियानफंग की बात खत्म होते ही शाओ यान के बॉडी के अंदर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने शॉक से कहा, थॉर स्क्रोल? ये क्या होता है? शाओ यान ने तुरंत पूछा। इस चीज को समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये एक 1 टाइम स्क्रोल है। इस थॉर स्क्रोल में एक एक्सट्रीमली टायरानिकल पावर सील्ड होती है। ये 5 स्टार डाउ शियन के फुल स्ट्रेंथ अटैक को भी रेजिस्ट कर सकता है। क्या 5 स्टार डाउ शियन के फुल स्ट्रेंथ अटैक को रेजिस्ट कर सकता है? शाओ यान के दिल में तुरंत शॉक की लहर उठ गई। अगर मैं 3 होली फ्लेम्स फ्यूजन यूज करूं तो क्या ये स्क्रोल इस अटैक को रोक सकता है? मुझे नहीं लगता। इस थॉर स्क्रोल में एक स्पेशल प्रोहिबिशन पावर होती है जो मोस्ट एट्रीब्यूट्स की एनर्जी को आइसोलेट और वीकन कर देती है। इसीलिए ये नॉर्मल अटैक्स को इजीली ब्लॉक कर देता है। लेकिन तुम्हारी 3 होली फ्लेम्स फ्यूजन ऑर्डिनरी फाइटिंग स्किल नहीं है। उसकी पावर नॉर्मल फाइटिंग स्किल्स से कंपेयर नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा एस्टिमेट है कि अगर तुम्हारी अटैक पर थॉर स्क्रोल यूज किया जाए तो ये तुम्हारी पावर का काफी बड़ा पार्ट वीकन कर देगा, लेकिन फिर भी 3 होली फ्लेम्स की कुछ पावर बच जाएगी और वो ओपोनेंट को सीरियसली इंजर कर देगी। इवन अगर कोई थॉर स्क्रोल यूज करके डिफेंड करे फिर भी सीरियस इंजरी अनअवॉइडेबल होगी। सोल ईटर ने एनालिसिस दिया। लगता है मुझे फर्स्ट प्लेस लेना ही पड़ेगा। शाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया। उसे पता था कि डोंगचू के जीनियसेस ऑलरेडी 2 स्टार डाउ शियन परफेक्शन तक पहुंच चुके हैं। कुछ लोग तो 3 स्टार डाउ शियन के बिल्कुल पास हैं। कुछ मॉन्स्टर्स तो और भी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर वो 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में गया तो उसे रियल 3 स्टार डाउ शियन एक्सपर्ट्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए थॉर स्क्रोल जैसा ट्रम्प कार्ड उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में जीत कर ही वो अपने मास्टर के ओरिजिन को रिस्टोर करने वाली चीज ढूंढ सकता था। ये सच में थॉर स्क्रोल है? फादर सच में इतना जेनरस हो गया? दू कीफई ने दुआन तियानफंग की अनाउंसमेंट सुनकर थोड़ा गुस्से में कहा। थॉर स्क्रोल थंडर वैली के वैली ओनर का प्राउड क्रिएशन है। कहा जाता है कि वैली ओनर का थंडर एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट पीक लेवल पर है। कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज की वजह से उसने इस टाइप के स्क्रोल बनाना सीख लिया। थॉर स्क्रोल बनाना बहुत मिस्टीरियस और एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की फोर्जिंग हिस्ट्री में थंडर वैली ने सिर्फ 5 स्क्रोल्स बनाए हैं। अब अगर थंडर वैली चैंपियनशिप रिवॉर्ड के लिए इतनी प्रेशियस चीज निकाल रहा है तो ये किसी भी एक्सपर्ट के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। थॉर स्क्रोल, फोर्जिंग नाइफ थंडर वैली सच में बड़ा स्टेप ले रही है। ये एक 1 टाइम आइटम है, लेकिन इसकी वैल्यू किसी भी हाई लेवल फाइटिंग स्किल से ज्यादा प्रेशियस है। दुआन तियानफंग की बात खत्म होते ही ऑडियंस में तुरंत कमोशन मच गया। टॉप 25 एडवांस कंपटीशन आज यहीं खत्म होता है। 3 डेज के बाद 13 स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स टॉप 9 और टॉप 6 के लिए कंपीट करेंगे, दुआन तियानफंग ने अनाउंसमेंट की। उसके बाद सब लोग अरीना से चले गए, लेकिन दुआन तियानफंग के इस टेम्पटिंग रिवॉर्ड ने 13 कंटेस्टेंट्स के अंदर इंटेंस एक्साइटमेंट और कंपटीशन का फायर जगा दिया। क्लियरली थॉर स्क्रोल के लिए अगला बैटल और भी ज्यादा फियर्स होने वाला है।